हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एक नई सीरीज़। और नई सीरीज़ में मैं आप लोगों से करियर गाइडेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को बी फार्मा के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये हमारा पहला लेक्चर है इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बी फार्मा के बाद गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी कौन कौन से सेक्टर्स में है। हम सभी जानते हैं कि बी फार्मा के बाद प्राइवेट जॉब तो काफ़ी सारी हैं, बट जनरली बच्चों के मन में ये रहता है कि बी फार्मा के बाद जो सरकारी नौकरी है वो काफ़ी लिमिटेड सेक्टर्स में है। तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि जो बी फार्मा बच्चा करता है उसके बाद बच्चे के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब पकड़े या गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में जो है हम दो तरह के जॉब में उसको डिवाइड करते हैं। एक तो कोर फार्मा सेक्टर, जिसमें केवल फार्मा की ही जॉब लगेगी, तो उसे हमने कोर फार्मा सेक्टर में डिवाइड कर दिया है। और दूसरा हमारा नॉन फार्मा सेक्टर गवर्नमेंट जॉब, जो कि ग्रेजुएशन के बेस पे लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नॉन फार्मा सेक्टर की जॉब को ही इलाबोरेट करना चाहूँगा, क्योंकि जनरली आपको फार्मा सेक्टर की जॉब तो पता होती कि जैसे कि फार्मासिस्ट की जॉब हो गई, ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब हो गई, और जो गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उसके अंदर प्रोडक्शन, और जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब्स होती हैं वही जॉब गवर्नमेंट अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसके अंदर मिलेगी। तो फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मेसी टीचर्स और साइंटिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, केमिस्ट, ये सब जो जॉब्स हैं ये कोर फार्मा सेक्टर्स की जॉब है। बट हम यहाँ पर नॉन फार्मा सेक्टर पे मैं इस लेक्चर में एम्फेसिस करूँगा। उसके बाद जो हम लेक्चर बनाएंगे उसमें फार्मा सेक्टर की जॉब को एम्फेसाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए जो नॉन फार्मा सेक्टर की जॉब है, नॉन फार्मा सेक्टर में सबसे पहले जो हाई पेड सैलरी वाली जॉब है उसमें देखिए जो सिविल सर्विसेज की जॉब होती है। तो जो सिविल सर्विसेज की जॉब है वो हाईली पेड होती है। अब सिविल सर्विसेज को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, और सेकंड हमारा हो गया स्टेट गवर्नमेंट की जॉब। मींस सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो कि यूपीएससी के थ्रू होती है, और स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी जिसे हम बोलते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। तो दोनों में ही आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। तो यहाँ पर यूपीएससी के थ्रू आप जैसे कि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गई, और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गई। इसके अलावा काफ़ी 15-16 तरह के इसमें पोस्ट होती हैं। उनमें अलग अलग एग्ज़ाम जो है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इस कैडर के जो है अधिकारी नियुक्त हो जाएंगे। इसके लिए दो पेपर होते हैं, उन दोनों ही पेपर को आप क्लियर करते हैं और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो आप सरकारी नौकरी जो हाईली पेड जॉब है और काफ़ी रेपुटेड जॉब है उसमें जा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए भी हमें ग्रेजुएशन ही चाहिए। अभी रिसेंटली आप लोगों ने काफ़ी सारे सोशल मीडिया और चैनल्स पर भी देखा होगा कि कुछ फार्मासिस्ट जो थे उन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था। तो बहुत कम बच्चे इस फील्ड में जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जिनका कैलिबर अच्छा है, वो भी सिविल सर्विसेज की तरफ मूव कर सकते हैं। सेकेंड, सिविल सर्विसेज के बाद मैं सेकेंड नंबर पे रखूँगा बैंक की जॉब। जी हाँ, बैंक की जॉब में भी जो है फार्मेसी का बच्चा जा सकता है, क्योंकि बैंक की जॉब के अंदर जो है हमारे पास में प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लरिकल की जॉब होती है। इसका एग्ज़ाम जो है आईबीपीएस करवाता है, ठीक है, और उसके अलावा एसबीआई और एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो आईबीपीएस में सारे सरकारी बैंक आ गए और एसबीआई अपना एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पर ना केवल कॉमर्स के ग्रेजुएट बल्कि सभी इस फील्ड के ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है हमारी। और बैंक पीओ और बैंक क्लरिकल के एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब लग जाता है। मेरे जो काफ़ी पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों ने जो है बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया, और इवन हमारे एक सीनियर थे उन्होंने भी बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया था एसबीआई का, और आज वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है। फिर बैंक की जॉब के बाद मैं आपको एलआईसी के अंदर जाने की भी सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पर एलआईसी में AAO की पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है LIC AAO। तो यहाँ पर LIC AAO की जो पोस्ट होती है वो भी हर साल निकलती है। तो LIC काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें भी जो हमारी सैलरी होती है वो
काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि इनिशियल जो आपका शुरुआत होती है 4 लाख पर एनम से शुरू होकर और फिर हायर रेंज पर काफ़ी आगे जैसे जैसे प्रमोशन होते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ LIC के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस सेक्टर है, बट क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें आप अप्लाई करेंगे और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको काफ़ी सारे और अदर एडवांटेजेस भी मिलते हैं जो कि LIC कर्मचारियों को मिलते हैं। साथ ही साथ जैसे बैंक कर्मचारी हैं तो उनको और जो हाउस रेंट अलाउंसेस और दूसरे जो अलाउंसेस होते हैं और कम इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलता है बैंक कर्मचारियों को, तो ये भी बेनिफिट उनकी लाइफ में उनको मिलता है। इसके बाद मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि जो टीचिंग की जो पोस्ट है उसमें भी आप लोग जा सकते हो। तो देखिए टीचिंग में भी यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि फार्मा की मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं फार्मा की टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो स्कूल्स हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें भी आप लोग जा सकते हैं क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। बस आपको और एडिशनली क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप अगर ग्रेजुएशन के बाद BEd कर लेते हैं और BEd करने के बाद टेट का एग्ज़ाम, CTET का एग्ज़ाम या रीट का एग्ज़ाम अगर आप जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, हर एक स्टेट का एक अपना एग्ज़ाम होता है वो, और CTET जो सेंट्रल लेवल पे होता है टीचर्स का एग्ज़ाम, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आप स्कूल टीचर में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उसका एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप भी जो है स्कूल के अंदर टीचर बन जाएंगे। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं और सीनियर्स और जूनियर्स भी ऐसे हैं जिनके मदर फादर टीचर थे तो उन्होंने भी फर्दर टीचर बनने का डिसाइड किया और उन्होंने फिर B फार्मा करके जो फिर उनको गवर्नमेंट जॉब ही लेनी थी तो फिर उन्होंने ये रास्ता चुना। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है और जो लोग B फार्मा करके भी टीचर लग गए हैं, मैं उन्हीं के एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि टीचिंग में काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो यहाँ पर टीचिंग जो है नॉन प्रेशराइज जॉब है, तो यहाँ पर भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं और काफ़ी रेपुटेटेड जॉब होती है सोसाइटी के अंदर। अब टीचिंग के बाद मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक और हमारा जो फील्ड है नॉन फार्मा सेक्टर में वो हो गया नारकोटिक ऑफिसर की जॉब। तो यहाँ देखिए हमारे पास में नारकोटिक ऑफिस होता है। ये नारकोटिक ऑफिस के अंदर भी जो वैकेंसीज निकलती है, लगभग हर साल वैकेंसीज निकलती हैं और उन वैकेंसीज के अंदर जो है ग्रेजुएशंस की डिमांड होती है। तो आप B फार्मा ग्रेजुएट हैं ही सही, तो जब इसका एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम में आप अपना अप्लाई करिए और अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप नारकोटिक ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाओगे और वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। साथ ही साथ जो नारकोटिक ऑफिसर्स होते हैं उनकी डेपुटेशन पे भी जो पुलिस के अंदर ड्रग स्क्वाड होती है, ड्रग स्क्वाड इन द पुलिस, तो उसमें भी वो डेपुटेशन पे चले जाते हैं या फिर पुलिस में भी ड्रग स्क्वाड की जो है वैकेंसी निकलती है तो जनरली उसमें नारकोटिक ऑफिसर्स को ही लिया जाता है। तो ये 2 जगह आपका काम कर जाएगा। अगर आप नारकोटिक ऑफिसर्स की वैकेंसी पर आप अप्लाई करते हो और आप क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पर नारकोटिक ऑफिसर साथ ही साथ ड्रग स्क्वाड इन द पुलिस उसमें भी आप जा सकते हो। अब नारकोटिक ऑफिसर के बाद मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जो SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो भी काफ़ी हद तक जो है काफ़ी सारी जॉब निकालता है। पूरे इंडिया में काफ़ी सारे बच्चे उसके एग्ज़ाम देते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2 तरह के पेपर्स होते हैं। एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है वो CGL होता है, ग्रेजुएट लेवल वाला, और एक हायर सेकेंडरी वाला होता है। तो यहाँ पर जो इस एग्ज़ाम में बच्चे बैठते हैं उनका IQ लेवल, क्योंकि आप B फार्मा किए हुए हैं तो इसका आपका जो टेक्निकल वाला IQ लेवल है मैं ये मान सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा IQ होगा आप लोगों का। तो आप इस एग्ज़ाम को अगर तैयारी करेंगे तो अच्छे से क्रैक कर देंगे। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी जैसे सिविल सर्विसेज में काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं अलग अलग, इसी तरह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी पूरे इंडिया की काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं। तो इसमें आप अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जा सकते हैं। क्लियर? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बहुत बड़ा है और इसमें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो भी आप इसमें आसानी से इसको क्रैक कर देंगे। एग्ज़ाम काफ़ी से लाखों में बच्चे देते हैं, बट आप अगर आप मेहनत करेंगे रेगुलरली और जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब करने की ठान ही ली है तो वो इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे, क्योंकि जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा जो है वो 12th ग्रेजुएट वालों से और बेसिक जो ग्रेजुएशन है 3 ईयर वाली ग्रेजुएशन उनसे है। तो मैं मानता हूँ कि आप इसको क्रैक कर पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो हो गया फूड इंस्पेक्टर का जॉब।
तो यहाँ पर देखिए फूड इंस्पेक्टर भी जो है ग्रेजुएशन वाला है, और यहाँ पर बहुत सारे फूड इंस्पेक्टर जो अलग अलग स्टेट में निकलता है या सेंट्रल में निकलता है, वहाँ पर कुछ मैंने देखा है कि वहाँ पर बी फार्मा को भी उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंक्लूड किया है। तो फूड इंस्पेक्टर भी काफ़ी अच्छा जॉब है। यहाँ पर जिस तरह से ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसी तरह से फूड इंस्पेक्टर होता है, उसको भी काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। तो अगर आप फूड इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट निकलता है और उसमें बी फार्मा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है तो आप उसको अप्लाई करें और फिर उसकी एग्ज़ाम दें और उसको क्लियर करें। तो फूड इंस्पेक्टर की जो जॉब रेंज होती है, सैलरी रेंज होती है, वो भी ड्रग इंस्पेक्टर के बराबर ही होती है। फूड इंस्पेक्टर के साथ साथ मुझे आपको याद आ रहा है कि आप लोग सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैनिटरी इंस्पेक्टर का जॉब निकालती है। जैसे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि जैसे मलेरिया, डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैलता है, तो जो पब्लिक हेल्थ वाला सेक्टर है वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी जॉब निकल जाएगी। अब बी फार्मा ग्रेजुएट है तो उसको वो कैसे इसमें अप्लाई करी, तो देखिए जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है उसके लिए 1 साल का डिप्लोमा और होता है। तो उस अगर बी फार्मा के बाद अगर 1 साल का डिप्लोमा आप कर लेते हैं तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की जॉब के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो लोग इस पर कर सकते हैं तो वो 1 साल का डिप्लोमा और कर लें, तो उनको फर्दर क्या हो जाएगा, वो सैनिटरी इंस्पेक्टर की जब भी जॉब निकलेगी तो उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें फूड इंस्पेक्टर के बराबर ही और तो उससे थोड़ी सी कम जो है वो सैलरी बैंड होता है इसका, बट जैसा जैसे आगे बढ़ता है तो उसमें प्रमोशन के बाद अच्छा सैलरी बैंड आपका आ जाता है। तो फूड इंस्पेक्टर हो गया हमारा, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा है वो लैब टेक्नीशियन की पोजीशंस हैं। तो जो लैब टेक्नीशियन की पोजीशन है वो काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेबोरेटरीज़ हैं, जैसे CDL है, और इंडिया की काफ़ी सारी जो लेबोरेटरीज़ हैं जैसे हॉस्पिटल की लेबोरेटरीज़ हो गई, और यूनिवर्सिटीज़ में जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट होती हैं उसमें हम जा सकते हैं। तो उसका भी एग्ज़ाम होता है, उस पर आप लगातार नज़र रखें। जब भी एग्ज़ाम निकलता है तो आप लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करें, तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और उसमें भी जो है 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड टीचर की जो सैलरी होती है उसके बराबर आपको सैलरी मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन के बाद मैं आपको बोलूँगा कि ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्सेज हैं। तो ITBP के अंदर भी सूबेदार और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है। तो इसमें भी ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब अपने पुराने कॉलेज में जॉब करता था तो वहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन था, उसने ITBP में सूबेदार की पोस्ट पर अप्लाई किया था, और वो रेगुलर जब भी हम प्रैक्टिकल कराते रहते थे तो वहाँ पर वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता रहता और फिर उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसने ITBP के अंदर सूबेदार की पोस्ट पर जो है क्वालिफाई कर लिया। अब वो काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है उसको। तो ग्रेजुएट लेवल का बंदा भी जो है ITBP पुलिस में जा सकता है। यहाँ पर मैं पुलिस में फार्मासिस्ट वाली पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली जो सूबेदार और सब इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी आपकी सैलरी अच्छी है और आपको पेंशन्स और अदर बेनिफिट भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप बॉर्डर फोर्सेस पर आप जो है अपना जॉब कर रहे हैं। ITBP के बाद में पटवारी की जॉब भी जो होती है, और पटवारी की जॉब के लिए आपका ग्रेजुएशन इनफ है। तो अगर पटवारी की जॉब भी रेगुलरली निकलती रहती है तो यहाँ पर पटवारी की जॉब में भी काफ़ी अच्छी आपको सैलरी मिलती है और पावर्स भी आपको काफ़ी सारी मिलती है। तो इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BDO की भी जॉब होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। देखिए हर स्टेट में निकलती है और हर स्टेट में हर एक विलेज जो होता है वहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब ही आपको मिल रही है और इसकी सैलरी भी आपकी जो है 3rd ग्रेड टीचर्स के बराबर ही होती है। इन सब के अलावा देखिए कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में भी टीचिंग करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट कॉलेजेस में टीचिंग करते हैं बी फार्मा करके, वो लोग भी अगर उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में रजिस्ट्रार की पोस्ट होती है, तो उस रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। अब ये पर्टिकुलरली फार्मा सेक्टर का नहीं हो गया क्योंकि ये तो एकेडमिक जॉब हो गया। तो रजिस्ट्रार की जॉब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है यूनिवर्सिटीज़ में जॉब मिल जाएंगी। तो ये भी, इसमें भी सैलरी जो है काफ़ी अच्छी होती है। पेमेंट 11 से लेकर पेमेंट 12 तक यहाँ पर जो है सैलरी होती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को नॉन फार्मा सेक्टर के काफ़ी सारे जॉब्स बताए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर जो सरकारी नौकरी पाना चाहता है तो वो इन सारे ही सेक्टर्स के लिए अपने आप को तैयार करेगा।
इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए फार्मा सेक्टर की जॉब्स को पूरा एलाबोरेटली डिस्क्राइब करूंगा। तो आई होप अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड कोई अपनी जॉब और करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस क्वेरी का आंसर मैं देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जय भारत, जय हिंद।